आंध्र प्रदेश में रिसेंटली कई इश्यूज रहे हैं, इंक्लूडिंग क्रिश्चियन कन्वर्जन्स की बड़ी प्रॉब्लम। कैसे आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। ना आदमी को कन्वर्ट करो, तुमको सैलरी का जैसे मिलेगा महीना महीना। बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ईसाई बनाने का अक्सर हमने देखा है फिल्मों की दुनिया में कि एक हीरो अन्याय को मिटाने के लिए उभरता है, लेकिन इस बार लगता है कि फिल्मों की दुनिया का एक हीरो शायद असली दुनिया में वही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। आपके हक के लिए, आपके प्रिय के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं आपके साथ, जनसेना आपके साथ है। एक सुपरस्टार जिन्हें उनकी करिश्मा के लिए चाहा जाता है, आज एक ऐसा पॉलिटिशियन बनकर उभर रहा है जिससे उनके पॉलिटिकल आइडियल्स और चाणक्य नीति के लिए सराहा जा रहा है। पवन कल्याण इंडियन पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट को रीराइट करना चाहते हैं, एक ऐसे एरा में जहां बड़े लीडर्स भारत के टुकड़े करके उस पर रूल करना चाहते हैं। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो ये पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो। वो एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह उभरना चाहते हैं जो रीजनल, लिंग्विस्टिक और कास्ट डिविजन्स को खत्म करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पवन कल्याण के बारे में कि कैसे आंध्र सिनेमा का ये सुपरस्टार, तेलुगु सिनेमा का ये सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस के राजा से आज देश का सेवक बन रहा है, जिसने 2024 के इलेक्शंस में किंग मेकर की भूमिका निभाई है। क्या ये किंग मेकर बीजेपी और हिंदुत्व के लिए साउथ इंडिया में एक बड़ा पावर स्टार बन सकता है? हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजेपी जिस तरह से अपने कोर वोटर को इग्नोर कर रही है, जिस कारण से बीजेपी को सत्ता दी गई थी, चुन करके सत्ता में भेजा गया था, कहीं ना कहीं बीजेपी उन सब चीजों से पिछड़ती हुई दिख रही है। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो है बीजेपी का कोई ना कोई दूसरा विकल्प भी देखें। वैसे तो बीजेपी में कई और जो हैं चेहरे हैं मोदी जी के बाद में, जैसे कि योगी जी हैं, नॉर्थ में हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, जो हिंदुओं की मुखर आवाज बन सकते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जिस तरह से साउथ में इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद पवन कल्याण जी जिस तरह से हिंदुओं का एक उभरता हुआ नेता बन रहे हैं, हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पवन कल्याण जी ने फिल्मों में अपना झंडा गाड़ा है, उसी तरीके से अब वो हिंदुओं के एक मुखर नेता के रूप में भी नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही है कि वो ये किरदार भी बखूबी निभाएंगे। दोस्तों आज हम पवन कल्याण जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। पवन कल्याण जिन्हें कुछ साल पहले एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, नॉन रेजिडेंट पॉलिटिशियन, पैकेज स्टार कहा गया है, उनकी मैरिड लाइफ का मजाक उड़ाया गया है, उन्हें चंद्रबाबू नायडू का अडॉप्टेड सन बताया गया है। आज वो पवन कल्याण आंध्र प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया है। आज इसी पवन कल्याण को मोदी जी खुद अपने मंच से ओपनली प्रेज कर रहे हैं। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। तो पवन कल्याण में अपने छोटे से पॉलिटिकल करियर में ऑलरेडी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टरशिप की पोजीशन कैसे हासिल कर ली? वेल, इसको जानने के लिए थोड़ा आंध्र पॉलिटिक्स को जानते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस के समय से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था। इनफैक्ट 1953 से 1983 तक कांग्रेस ने यहाँ के सभी स्टेट इलेक्शंस में बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस के इस डोमिनेंस को फाइनली तेलुगु एक्टर एनटी रामाराव ने चैलेंज किया। एंड टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट, ये आरआरआर वाले जूनियर एनटीआर के ग्रैंडफादर थे। इन्होंने 1983 में अपनी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी लॉन्च की। टीडीपी के फॉर्मेशन के सिर्फ 9 महीने बाद ही लोगों ने इन्हें सत्ता सौंप दी और 1983 में एनटीआर आंध्र प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्रीगा నా కర్తవ్యములను నా కర్తవ్యమును శ్రద్ధాపూర్వకముగను श्रद्धापूर्वकमुगनु హృదయపూర్వకముగను जिसके बाद कांग्रेस और टीडीपी में फिर काफी सालों तक पावर स्ट्रगल चलता रहा। लेकिन कुछ ही सालों के बाद एनटीआर के सन इन लॉ चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के एमएलएस का सपोर्ट लेकर टीडीपी की लीडरशिप अपनी तरफ ले ली और 1995
1995 में जीत हासिल करके खुद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बने। 1995 से 2004 तक चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने रहे। उनके दोनों टेन्योर में उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग को काफी सराहा गया। इन्होंने न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि पूरी इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पुश करने की कोशिश की और चंद्रबाबू नायडू को क्रेडिट दिया जाता है आंध्र प्रदेश की सिटीज की मॉडर्नाइजेशन के लिए। लेकिन उसके बावजूद 2004 और 2009 में वो इलेक्शन हार गए और इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने वाईएस राजशेखर रेड्डी की लीडरशिप में इलेक्शंस जीते। वाईएसआर रेड्डी 2004 और 2009 में चीफ मिनिस्टर रहे। 2009 में जीतने के बाद फिर से उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन इलेक्शन जीतने के कुछ महीने बाद ही उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। आपको बता दें कि कल सुबह वो निकले थे हैदराबाद से चित्तूर के लिए, लेकिन रास्ते में ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने आधे समय के लिए कोनिजेटी रोजैया को चीफ मिनिस्टर बनाया और आधे समय के लिए नल्लाड़ी किरण कुमार रेड्डी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिली। यही फॉर्मूला जो इन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रैक्टिस किया था, ये अगर 2024 में इलेक्शन जीते तो इंडिया अलायंस भारत में प्रैक्टिस करने वाला था कि 1 साल के लिए राहुल, 1 साल के लिए केजरीवाल, 1 साल के लिए ममता दीदी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसके बाद आंध्र पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वाईएसआर रेड्डी के बेटे वाईएस जगन मोहन रेड्डी चाहते थे कि उनके पिता की मौत के बाद पार्टी के लीडरशिप का जिम्मा उन्हें दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनके बजाय दूसरे लीडर्स को चुना और इसलिए 2011 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और अपनी खुद की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लॉन्च करते हैं। He is now from Andhra Pradesh after parting ways with the Congress. YSR son Jagan Mohan Reddy has announced the formation of his new political party. In fact, Jagan will formally launch the YSR Congress in his traditional stronghold of Kadapa to take on the ruling Congress. Jagan will try to cash in on the emotional bond of YSR's loyalists. और कुछ ही सालों में काफी पॉपुलैरिटी भी गेन कर लेते हैं। 2014 में उनको 45% तक वोट शेयर मिलता है, लेकिन वो जस्ट मेजॉरिटी मार्क से पीछे रह जाते हैं। लेकिन 2019 में अपनी पॉपुलैरिटी को लेवरेज करके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है इलेक्शंस। 2019 के असेंबली इलेक्शन में वाईएसआर कांग्रेस को 175 में से 151 सीटें मिलती हैं और लोकसभा में भी 25 में से 22 सीटें जीतते हैं और जगन मोहन रेड्डी 2019 में फिर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। आंध्र प्रदेश राष्ट्र मुख्यमंत्री का। लेकिन देखिए, इनके राज में आंध्र प्रदेश में कई प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं, जिनके बारे में हम एक सेकंड में बात करेंगे और इन्हीं प्रॉब्लम्स के मद्देनजर फिर आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की एंट्री होती है। तो जगन मोहन रेड्डी के राज में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आंध्र प्रदेश में? देखिए, पहली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कन्वर्जन्स की, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स की। वाईएसआर कांग्रेस का राज क्रिश्चियन कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स जगन मोहन रेड्डी के पिताजी के समय पर भी थी और माना जाता है कि जगन मोहन रेड्डी के राज में ये प्रॉब्लम और भी बुरी हो जाती है। ये भी माना जाता है कि रैंपेंट क्रिश्चियन कन्वर्जन्स की वजह से आंध्र प्रदेश की डेमोग्राफी भी काफी चेंज हो गई है। खासकर ये माना जाता है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं उनको काफी अग्रेसिवली मिशनरी और मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट कर रहे हैं कन्वर्जन्स के लिए। मिशनरीज फाइनेंशियल एड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कम्युनिटीज पर उनको कन्वर्ट करने के लिए। और इन टैक्टिक्स के थ्रू और काफी पैसा इन्वेस्ट करने के बाद असाइलम पास्टर्स लीग जैसे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने तो ये क्लेम किया है कि उन्होंने 2012 में 15,000 इंडियंस को बैप्टाइज किया था, 2013 में 37,000 इंडियंस को बैप्टाइज किया था और 2014 में नियरली 3 लाख इंडियंस को बैप्टाइज किया था और 2015 में तो 6 लाख तक लोगों को बैप्टाइज किया था। एक बड़ा क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है आंध्रा में जिसका नाम है इवेंजेलिकल लूथरन चर्च ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी मेंबरशिप 30 लाख डाली है। यानी आंध्र प्रदेश की 6% पॉपुलेशन सिर्फ एक इस चर्च की मेंबर है। जगन मोहन रेड्डी के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पास्टर्स को और मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को काफी फ्रीबीज दी है और सपोर्ट किया है इन ऑर्गेनाइजेशंस को पूरे आंध्रा में चर्चेस कंस्ट्रक्ट करने में। इन्होंने आंध्रा की जो टेंपल गवर्निंग बोर्ड है उसकी लीडरशिप भी एक अपैरेंट अलेजेड क्रिश्चियन को दे दी थी। याद रखिए, ये यही टेंपल मैनेजमेंट बोर्ड है जो तिरुपति मंदिर जैसे भारत के और आंध्रा के इतने इंपॉर्टेंट मंदिर को मैनेज करता है। मई 2020 में द हिंदू ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें जगन मोहन रेड्डी ने अपैरेंटली ऑलमोस्ट 33,000 मंदिर के प्रीस्ट और नियरली 30,000 पास्टर्स को मॉनेटरी रिलीफ प्रोवाइड की थी। अब आपने नोटिस किया होगा इसमें कि आंध्रा में जो नंबर ऑफ पास्टर्स लिस्ट किए गए हैं वो नंबर ऑफ पुजारियों से बस थोड़े से ही कम है। तो या तो सारे पुजारियों को इंक्लूड नहीं किया गया इस फाइनेंशियल रिलीफ में, या फिर आंध्रा की क्रिश्चियन पॉपुलेशन जितना लोग समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। कुछ समय पहले एक टीवी इंटरव्यू हुआ था जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के एमपी रघुरामकृष्ण राजू ने यह क्लेम किया था कि आंध्र प्रदेश की 25% तक पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। See, with regard to the conversions, yes, the conversions were happening. डॉक्टर गौतम सेन जो एक एकेडमिक हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फॉर्मर प्रोफेसर हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहे हैं उसको 2019 में कन्वर्जन बाय स्टेल्थ बुलाया था। एक पास्टर प्रवीण नाम का मिशनरी था आंध्र प्रदेश में जिसने 2015 में एक वीडियो में पोस्ट किया था कि उसने अकेले 6 लाख लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया है और कई हिंदू भगवानों की मूर्तियों को भी तोड़ा है। उसने ये भी क्लेम किया था कि आंध्र प्रदेश में उन्होंने 700 क्राइस्ट विलेजेस कन्वर्ट किए हैं, मतलब कि इस गांव के हर एक इंसान को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। Kick the gods' heads. And I was so happy. From that time, we made as Christ Village. Christ Village means its whole village had accepted Christ. In that way, we had made many hundreds of Christ villages, and still we are trying to do our best.
द नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन ने ये नोट किया है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ रहा है इन कन्वर्जन्स का, और इससे हिंदू शेड्यूल कास्ट को एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि कई शेड्यूल कास्ट जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर भी जाते हैं उसके बावजूद अपना हिंदू कास्ट सर्टिफिकेट नहीं छोड़ते, तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद भी वो रिजर्वेशन फिर भी पा रहे हैं, वही रिजर्वेशन जो हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलने चाहिए। और जगन मोहन रेड्डी के राज में मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो डायरेक्टली हिंदू टेंपल्स को टारगेट कर रहे थे। क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस ने आंध्र प्रदेश में एडलापुडू गांव में एक स्ट्रक्चर है जिसे सीता पादुका कहा जाता है, जहां पे हिंदू फैमिलीज दशकों से वेडिंग्स करती हुई आ रही हैं, वहां पर एक बड़ा क्रॉस इरेक्ट कर दिया है। शिव शक्ति और दूसरे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने कई कैंपेन्स लॉन्च किए हैं इन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए, लेकिन उनका कहना है कि जगन मोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनके सारे कंसर्न्स को इग्नोर किया है। उसके ऊपर से ये कहा गया है कि आंध्रा की इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हुई है जगन मोहन रेड्डी के समय पर। सर्विस सेक्टर जिसे आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी का एक बैकबोन माना जाता है उसकी ग्रोथ रेट कम हुई है। आंध्र में एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है जो आज नेशनल एवरेज से ज्यादा माना जाता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ भी 2014 और 2019 में गिरी है प्रीवियस 5 साल के कंपैरिजन में। पानी की कमी और इनपुट कॉस्ट जैसे फर्टिलाइजर और डीजल के प्राइसेस बढ़ने से फार्मर्स को कई मुश्किलात हो रहे हैं। 2024 के डेटा के हिसाब से आंध्रा की आधी रीजन ड्रॉट प्रोन एरियाज बन चुके हैं, और इसीलिए इन सारे इश्यूज की वजह से पवन कल्याण की जो एंट्री है आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए जरा पवन कल्याण के बारे में जानते हैं। पवन कल्याण का ओरिजिनल नेम है कोनिडाला कल्याण बाबू। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक मेगा स्टार रह चुके हैं। अमित कोनुको अदि व्यापारम लॉक्कोवद्दु दौर्जन्य। इनफैक्ट तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में इनका इतना ही ऑरा है जैसा सलमान या शाहरुख खान का बॉलीवुड में है, सिर्फ ऑरा सिमिलर है। ड्राइविंग होपफुली इनकी बेहतर है। इन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू 1919 की फिल्म अक्काड़ा अम्माई इक्काड़ा अब्बाई से किया था, और हमारे जितने भी तेलुगु फैंस हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं कितनी बुरी तरह से तेलुगु लैंग्वेज की मां बहन कर रहा हूं। आई अपोलोजाइज, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोनाउंस दिस प्रॉपर्ली। अपनी डेब्यू के बाद इन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं तेलुगु सिनेमा को, जैसे थमुडु, बद्री, खुशी, जलसा, गब्बर सिंह, अत्तरिंकी द रेडी, गोपाला गोपाला और भीमला नायक। उनकी 1998 में होली प्रेमा नाम की एक मूवी आई थी जिसे उस साल नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु भी मिला था। पवन कल्याण की मूवीज काफी नेशनलिस्ट और हिंदुत्व इंस्पायर्ड भी होती है। अपनी मूवीज में पवन ने हमेशा हिंदू धर्म को प्रॉपर और रिस्पेक्टफुल वे में दिखाने की कोशिश की है। నేను కృష్ణుని కాబట్టి మాయలు చేశాను। इन रीजंस की वजह से उन्हें एक पावर स्टार का टैग भी मिला है आंध्र प्रदेश में। और देखिए तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार होने के साथ साथ पवन कल्याण आंध्र प्रदेश की इन्फ्लुएंशियल कापू कम्युनिटी से भी आते हैं, और इस वजह से उन्हें हमेशा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहा है। कापू कम्युनिटी आंध्र प्रदेश की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है जिनकी हिस्ट्री विजयनगर एम्पायर तक जाती है। कापू शब्द का मतलब तेलुगु में प्रोटेक्टर होता है। इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर में कापू कम्युनिटी के लोगों के कई रोल्स होते थे, जैसे तेलगा नायक जो प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर एम्पायर के कोलैप्स के बाद कई तेलगा नायक्स ने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली थी, जिसमें उन्होंने मेजर, नायक, सूबेदार और हविलदार के पोजीशंस होल्ड किए थे। फिर आता है ओंटारी वॉरियर्स। कापू कम्युनिटी की ओंटारी जो सब कास्ट है वो विजयनगर एम्पायर के समय पे जानी जाती थी उन एलीट वॉरियर्स के लिए जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट थे और हेवी वेपन्स होल्ड करते थे जैसे गदा। उन्हें काफी महान और अकम्प्लिश्ड रेसलर्स भी माना जाता था, और इसलिए अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए उन्हें विजयनगर एम्पायर के राजाओं से रेंट फ्री जमीन भी मिलती थी। कापू कम्युनिटी से रिलेटेड एक और सब कास्ट वॉरियर ग्रुप था बलीजा वॉरियर्स, जिनका काफी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था विजयनगर एम्पायर में। इनफैक्ट जो अराविटी डायनेस्टी थी, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी थी विजयनगर की, इट वाज लेड बाय रामराया जो बलीजा कम्युनिटी से आते थे, और तब से लेके आज भी आंध्र प्रदेश में कापू कम्युनिटी का काफी इन्फ्लुएंस है, उतना ही जितना बांग्लादेशियों का वेस्ट बंगाल में है। इनफैक्ट 2019 में 19 एमपीज और 2024 में 24 एमपीज कापू कम्युनिटी से आए हैं। तो 2007 में पवन कल्याण में एक सॉफ्ट एंट्री मारी आंध्र पॉलिटिक्स में जब उन्होंने एक पॉलिटिकल कैंपेन कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च किया। उसी समय के आसपास एक और तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने अपनी खुद की पार्टी प्रजा राज्यम पार्टी लॉन्च की, और इस पार्टी के साथ पवन कल्याण की पॉलिटिक्स में ऑफिशियल एंट्री होती है। वो 2008 में इस पार्टी के यूथ विंग के लीडर बन गए। पवन कल्याण हमेशा से हिंदुत्व और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहे हैं। आरएसएस अने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेक्युलरिज्म పేరు మీద सनातन धर्माన్ని సాంబొట్టుకుంది। सैनिकों कल्याण और सहायता के लिए अपना योगदान करें। ये देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है। इसे बोलो जय। वो एक प्राउड हिंदू भी है। इनफैक्ट उन्होंने कई सालों पहले भी हिंदू टेंपल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल से आजाद करने की बात की थी। మస్జిదుల మీద కంట్రోల్ పెట్టుకునే ప్రభుత్వం, చర్చిల మీద కంట్రోల్ పెట్టుకునే ప్రభుత్వం, हिंदू देवालयाల మీద ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఏంటి? और ये भी माना जाता है कि आंध्रा में वो अपने उसूलों पर हमेशा डटे रहते हैं। उन्हें पेप्सी जैसे ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने पेप्सी की हार्मफुल साइड इफेक्ट्स को देखकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर दिया। एक तरफ पवन कल्याण है जो
पेप्सी में हाई शुगर कंटेंट को देख के कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी तरफ बॉलीवुड वाले हैं जो जुबान केसरी करते रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद और इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद 2009 के इलेक्शन में उनको और चिरंजीवी को काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2011 में चिरंजीवी ने अपनी पार्टी प्रजा राज्य पार्टी को कांग्रेस के साथ मर्ज कर दिया। ये बात पवन कल्याण को पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे करप्ट और डेंजरस पार्टी है। और ये सिर्फ पवन कल्याण जी का मानना नहीं था, देश के डेमोक्रेसी के रखवाले और डिक्टेटरशिप से नफरत करने वाले सलाहू मुल्क मुसल्लम दुग्गल साहब का भी मानना था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। वही दुग्गल साहब जो आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आज तो भैया दुग्गल साहब और नीतीश बाबू में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे ज्यादा जोर से पलट कौन सकता है। तो चिरंजीवी के इस डिसीजन के बाद पवन कल्याण ने डिसाइड किया पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी बनाकर रखने का। लेकिन उन्होंने ये दूरी बहुत समय तक मेंटेन करके नहीं रखी, बल्कि 2014 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी लॉन्च की, जनसेना पार्टी। और 2014 में वो नरेंद्र मोदी से मिलने अहमदाबाद गए। उस समय उन्होंने बीजेपी और टीडीपी के अलायंस को सपोर्ट भी किया था और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ स्लोगन को आंध्र प्रदेश में पहुंचाने की बात भी की थी। I am giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। हालांकि पवन कल्याण और उनकी पार्टी ने इस इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आने वाले कुछ सालों में पवन कल्याण बीजेपी को सपोर्ट करते रहे और कांग्रेस पर सीधे तौर से हमला भी करते रहे। लेकिन 2017 में उन्होंने एनडीए अलायंस को छोड़ दिया, क्योंकि उनके मुताबिक बीजेपी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया था, जो बीजेपी ने पूरा नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी वो आंध्र प्रदेश के लोगों के हक की बात करते रहे। वंटाडा के रिजर्व फॉरेस्ट में उस समय बॉक्साइट की काफी इलीगल माइनिंग हो रही थी, जो एनवायरमेंट के लिए वहाँ के ट्राइबल्स के लिए काफी डेंजरस था। और उसी कारण उन्होंने 2018 में इस इलीगल माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने उड्डनम किडनी क्राइसिस को एक्सपोज करने के लिए भी प्रोटेस्ट किया था। बेसिकली आंध्र के उड्डयम रीजन में क्रॉनिक डिजीज पाई गई, जिसमें 4500 से ज्यादा लोग मारे गए और 35,000 से ज्यादा लोग किडनी डिजीज से इफेक्ट हुए। ऐसे में उन्होंने गवर्नमेंट से इन पेशेंट्स के इलाज और रिलीफ के लिए 100 करोड़ एलोकेट करने की डिमांड भी रखी थी। आंध्र प्रदेश में किसान किन चीजों से स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी पवन कल्याण काकीनाडा में अनशन पर बैठ गए थे और लगातार ये आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाने के लिए प्रोटेस्ट करते रहे। और इन सारी चीजों की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी आंध्र प्रदेश के लोगों में बढ़ती रही। और देखिए पवन कल्याण की स्ट्रेटेजी, उन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप किया जैसे कि वो सिर्फ कापू कम्युनिटी के इश्यूज के लिए ही नहीं, बल्कि आंध्र की सभी कम्युनिटीज के सभी लोगों के इश्यूज के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये जो कास्ट बेस्ड पार्टीज होती हैं जैसे सपा, बीएसपी, अकाली, उनसे डिफरेंट है। इन सभी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को आम लोगों से काफी सपोर्ट मिलने लगा। इस बढ़ते जन समर्थन के बाद पवन कल्याण और स्ट्रांगली जनता की आवाज बनने लगे। इनफैक्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जब कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, तो पवन कल्याण ने इस डिसीजन के खिलाफ पब्लिक के साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक अनाउंस कर दिया। देश से बॉलीवुड खत्म हो सकता है, लेकिन साला कम्युनिज्म हमारे देश में ऐसा चिपका हुआ है जैसे जीबी रोड जाने वालों से गोनरिया चिपक जाता है। इसके बाद पवन कल्याण ने जनवाणी सीरीज शुरू की, जिसमें वो जगह जगह जाकर पब्लिक मीटिंग्स करते थे और लोगों के मुश्किलों को जानने की कोशिश और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, जिससे आंध्र प्रदेश की जनता और पवन कल्याण के बीच का कनेक्शन और भी बढ़ने लगा। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि इस समय पर पवन कल्याण बीजेपी से अलग हो चुके थे, 2019 में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन सीपीआई, सीपीएम और बहुजन समाजवादी के साथ मिलकर किया। पवन कल्याण ने 140 कंस्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, खुद 2 कंस्टिट्यूएंसी से भी लड़े, लेकिन इसके बावजूद उनकी जनसेना ने सिर्फ 1 सीट जीती और खुद पवन कल्याण अपनी दोनों सीटों से हार गए। और जो जनसेना ने 1 सीट जीती भी थी, उस एमपी ने बाद में जाकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। बात तो सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2019 के इतने डिजास्टर्स रिजल्ट्स के बावजूद पवन कल्याण ने हार नहीं मानी, अपना पॉलिटिकल करियर रैप अप नहीं किया, उल्टा जारी रखा। इसके बाद 2020 में उन्होंने बीजेपी के साथ वापस अलायंस कर लिया, बिकॉज उनके मुताबिक अल्टीमेटली बीजेपी के साथ उनकी सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज थी। और इस अलायंस को करने के बाद उन्होंने जोरों शोरों से ग्राउंड लेवल पर कैंपेनिंग शुरू की और उन्होंने सिर्फ कापू कम्युनिटी को ही नहीं बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। देखिए 1980 से कापू कम्युनिटी के बीच में और एक और आंध्र की कम्युनिटी यानी कम्मा कम्युनिटी के बीच में एक तरह से दुश्मनी रही है। इन दोनों कम्युनिटीज में राइवलरी शुरू होती है 1988 में, जब ये माना जाता है कि एक कापू लीडर को अलेजेडली एक कम्मा लीडर ने मरवा दिया था। कापू कम्युनिटी के वोट कभी भी कम्मा कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले टीडीपी लीडर्स को नहीं गए। आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन के बाद जब वहां से कांग्रेस खत्म हुई, तब कापू कम्युनिटी के कुछ वोट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को जाने लगे। लेकिन इस साल जनसेना पार्टी के पवन कल्याण ने हिंदुत्व, टेंपल रूल का मुद्दा, फार्मर सुसाइड, प्राइवेटाइजेशन और किडनी डिजीज जैसे मुद्दों को उठाकर कापू कम्युनिटी और कम्मा कम्युनिटी दोनों का विश्वास जीतने में सफल हुए। और इसका फायदा अल्टीमेटली उनकी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस को हुआ। और इसीलिए आप देखिए कि ये अलायंस जो है किस तरह से 2024 के इलेक्शन में एक गेम चेंजर साबित हुआ और पवन कल्याण एक किंग मेकर साबित हुए। देखिए बीजेपी और टीडीपी की जो अलायंस हुई थी, उस अलायंस को क्रिएट करने में पवन कल्याण ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चंद्रबाबू नायडू स्किल डेवलपमेंट स्कैम के मामले में करीब 50 दिन जेल में थे। इसी दौरान पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू से मिलने जेल में जाते हैं। Jansena party chief Pawan Kalyan, who's come out today not just condemning Chandrababu Naidu's arrest but also saying that he is in all support of Chandrababu Naidu. जिसके कुछ ही दिनों के बाद
उन्होंने अनाउंस किया कि वो टीडीपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। इसी दौरान वो बीजेपी और टीडीपी को सेम पेज में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे थे। दोनों को साथ लाने के लिए कम सीट्स पर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन्हीं की इन कोशिशों की वजह से टीडीपी और जनसेना बीजेपी के साथ ज्वाइन करते हैं और एनडीए अलायंस का हिस्सा दोबारा बनते हैं। पवन कल्याण ने इस अलायंस को क्रिएट करने के लिए मोदी जी के विजन 2047 की काफी तारीफ की थी। उन्होंने अपने इलेक्शंस के कैंपेन के दौरान हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट किया था। अपना कैंपेन शुरू करने के पहले उन्होंने श्री सत्यनारायण स्वामी टेंपल को विजिट किया था। पवन कल्याण ने कई बार कन्वर्जन माफिया को अटैक किया है और आंध्र प्रदेश में कन्वर्जन रोकने का वादा किया है। साल 2023 में जब एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் तो पवन कल्याण ने भी एक स्टेटमेंट दिया था उनको अटैक करते हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ हिंदू धर्म का ही अपमान किया जाता है और ये गलत है। 2020 में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे अटैक्स के विरोध में हंगर स्ट्राइक भी की थी। और आप देखिए कि पवन कल्याण का जो हार्ड वर्क था इस अलायंस को क्रिएट करने में, वो हार्ड वर्क बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें बीजेपी, टीडीपी और जनसेना अलायंस को 25 सीटें आई हैं और 175 असेंबली सीट्स में से 164 सीट्स भी मिली हैं, यानी एक क्लियर मेजॉरिटी। और आप देखिए कि संसद में बीजेपी को अकेले सिर्फ 240 सीट्स आई है, यानी मेजॉरिटी से नीचे। इन 25 सीटों की वजह से बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को पार कर पाई है। तो पवन कल्याण अपनी फार साइट और अपनी पॉलिटिकल एक्यूमेन की वजह से सही मायने में आंध्र प्रदेश और इंडिया में एक किंग मेकर की तरह और एक पावर स्टार की तरह उभरे हैं। और देखिए आज भारत में कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो हमेशा नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। आज भारत में कुछ पॉलिटिशियंस हैं जैसे कलयुग की मंत्रा राहुल गांधी, जो कास्ट सेंसस करना चाहते हैं, 100% रिजर्वेशन प्रॉमिस करना चाहते हैं, कर्नाटका में सिर्फ कन्नडिगों को जॉब्स देने का प्रॉमिस करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन को क्या पता सपोर्ट कर दें, अपर कास्ट को सिर्फ डिमोनाइज करना चाहते हैं और अलग अलग कास्ट के लोगों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज अगर भारत को ग्रो करना है, एक सक्सेसफुल देश बनाना है, तो उसके लिए नेशनल यूनिटी की जरूरत है। यूगोस्लाविया की तरह टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। और हिंदुत्व का गोल भी तो यही है ना कि कॉमन सिविलाइजेशन, कॉमन कल्चर और कॉमन हेरिटेज के बेसिस पर देश को यूनाइट किया जाए। दिस इज द लिटरल डेफिनेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और देखिए बीजेपी का एक वीक एरिया रहा है हमेशा सदर्न इंडिया। अन्नामलाई को तमिलनाडु का जिम्मा सौंपा गया है जहां उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन वहां एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने के लिए और 70 साल की द्रविडियन आइडियोलॉजी को खत्म करने में उनको थोड़ा समय तो लगेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भी पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी का अलायंस एक गेम चेंजर साबित हुआ है आंध्र प्रदेश में, और बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश में एक फुटहोल्ड डालने के लिए। इस अलायंस की वजह से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोजीशन की वजह से पवन कल्याण ऑलरेडी आंध्र पॉलिटिक्स में एक की फिगर बन चुके हैं। और इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू पवन कल्याण, ये सिर्फ बीजेपी के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टनरशिप ही नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल पार्टनरशिप है। इस अलायंस से बीजेपी को साउथ इंडिया में एक नया पॉलिटिकल लैंडस्केप बनाने में शायद मदद मिल सकती है। आंध्र के लोग जेन्युइनली पवन कल्याण से प्यार करते हैं और बीजेपी को ये चाहिए कि वो पवन कल्याण जैसे लीडर्स को प्रमोट करें जिस तरह से वो बिहार में चिराग पासवान जैसे लीडर्स को प्रमोट करना चाहते हैं। पवन कल्याण की इमेज इस समय पर एक साफ, हार्ड वर्किंग, नेशनलिस्ट और प्रो हिंदुत्व लीडर की तरह है। वो रीजनलिज्म के बजाय नेशनलिस्ट माइंडसेट में विश्वास रखते हैं। 2024 के बाद बीजेपी को यह जरूरत है कि कुछ फ्रेश ब्लड पॉलिटिक्स में ढूंढा जाए, जैसे बिहार के चिराग पासवान हो या आंध्र के पवन कल्याण हो, जो प्रो हिंदुत्व लीडर्स हो, यंग लीडर्स हो, जिनके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज हो अपने स्टेट्स को डेवलप करने के लिए। एंड मे बी अगर बीजेपी पवन कल्याण को आंध्र में ट्रस्ट करती है, उनको एक बड़े नेशनल लीडर की तरह प्रमोट करती है और डिस्प्ले करती है, मे बी द फ्यूचर ऑफ हिंदुत्व इज इन गुड हैंड्स। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान और पवन कल्याण जैसे लीडर जिन्होंने 2024 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये एक्चुअली बड़े मेन स्ट्रीम प्रो हिंदुत्व लीडर्स बन सकते हैं बीजेपी के लिए या अपने खुद के राइट में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सपोर्ट, गालियां सब कुछ दें। हमारे पेट्रियन पर जाकर हमें जरूर सपोर्ट करें, हमारे मर्च को जरूर चेकआउट करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से एक सेकंड। तो दोस्तों देखा आपने कितनी मुसीबतें, दिक्कतें और परेशानियां झेलने के बावजूद जो है पवन कल्याण जी ने हार नहीं मानी और एक जो है उभरते हुए नेता बने हैं हिंदुओं के। दोस्तों इसी तरह से जो है बीजेपी को अपनी आइडियोलॉजी पे वापस लौटना होगा और इस तरह के हिंदू नेताओं को जो है आगे लेकर के आना होगा, वरना कहीं ना कहीं जो जनता है वो बीजेपी से अपना भरोसा खो देगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पूरे संदर्भ में? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।